गैरसैंण के महल चौरी पहुंचकर विधानसभा स्पीकर ने की मेले में शिरकत। मेला समिति ने फूल मालाओं से किया स्पीकर का स्वागत। स्पीकर बोली, मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर, इन्हें आगे बढ़ाना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी। बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा मुझे हटाने की हो रही है साजिश, नहीं होने देंगे मंसूबे कामयाब। देहरादून स्मार्ट सिटी के साथ साथ सड़कें भी होंगी स्मार्ट। तेजी से हो रहा है स्मार्ट सिटी का काम, जल्द दिखेगा स्मार्ट सिटी का असर। कल डाइवर्ट रहेगा देहरादून में यातायात। देहरादून में कल होनी है मैराथन, पुलिस प्रशासन ने रूट किए तय। साइबर ठगों पर चंपावत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग राज्यों से पकड़े गए 9 अभियुक्त, सभी पर कार्रवाई करके भेजा गया जेल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों की ओर। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में फोटो खींचना वर्जित है, लेकिन बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की मंदिर के गर्भगृह में निरीक्षण करने की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तो वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत ये फोटो खींची है, जिसे वायरल किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो मुझे पद से हटाने की सुपारी भी दे दी है। अजेंद्र अजय ने उनको धन्यवाद भी दिया है और कहा कि जो लोग इसे वायरल करवा रहे हैं वो उनकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। हमने पहली बार स्थानांतरण करे इतने बड़े स्तर पर, जिस विभाग में कभी स्थानांतरण की बात सोची नहीं जाती थी, तो अगर उस बात में स्थानांतरण कर दिए तो स्वाभाविक रूप से लोगों को धक्का लगा। मुझ पर बहुत दबाव भी आए, कई तरीके से दबाव भी आए स्थानांतरण रोकने के लिए। लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि मंदिर समिति में कभी स्थानांतरण हुए ही नहीं है। ये आश्चर्यजनक तथ्य लोगों को पता लगा। कुछ हमारे ही कर्मचारी अधिकारी हैं और कुछ उसमें जो जिन लोगों के वहाँ पर स्वार्थ जुड़े हुए थे, तो उनको दिक्कत हो रही है, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ अनर्गल तरीके से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में विभागीय उच्चाधिकारियों की एक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में लंबे समय से खाली नर्सिंग स्टाफ और एएनएम के 824 पदों पर नियुक्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ ये बताया कि एनएचएम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 664 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन समेत जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी तीसरे दिन मुख्य अतिथि बतौर महल चौरी में आयोजित लोक सांस्कृतिक और कृषि विकास मेले में पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कृषि में कैश क्रॉप के माध्यम से किसानों को अच्छा फायदा मिल सकता है। तो वहीं पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने लोकगीतों के साथ पुष्प वर्षा से विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी का स्वागत किया। कृषि मेला है, सांस्कृतिक मेला है, यहाँ के व्यापार मंडल इसको करता है कि सांस्कृतिक धरोहर इन मेलों में ये है। और इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे, जब मैं यहाँ आई मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं पूरी समिति को, मेले की समिति को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अब समय शायद आ गया है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ कर हमें कृषि को मॉडर्न करने की आवश्यकता है। जहाँ अभी हम इस तरह की कैश क्रॉप्स लगाएं जो जल्दी उगते हैं, जिनकी आमदनी अच्छी है, कृषि पर भी पूरा का पूरा ध्यान सरकार का। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी चमोली की गोचर पहुंची। इस दौरान स्थानीय विधायक अनिल नौटियाल सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष महल चौरी मेला ग्राउंड में हो रहे मेले में शिरकत की।
कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि गैरसैंण का यदि विकास हुआ है तो बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। सरकार विकास को लेकर काफी गंभीर है। पहले भी कई कार्यक्रम हुए हैं, भविष्य में भी कई कार्यक्रम होंगे। को पॉलिटिकल मुद्दा बना के और पॉलिटिकल बात करना भी सही नहीं होता है। भराड़ीसैंण में लगातार होते रहे हैं, सेशंस हुए हैं, पिछले कुछ सालों में हुए हैं। कोरोना के कारण आप सब जानते हैं कि उस वक्त हमारा देश एक पूरा ही विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व एक भयावह बीमारी को झेल रहा था। इसलिए कुछ कारणों की वजह से हम भराड़ीसैंण नहीं पहुंच पाए। लेकिन आपने देखा है कि 15 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने वहां पर किया। इस तरह के अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग गैरसैंण में इस तरह की चीजें करते रहेंगे। भराड़ीसैंण पहुंचेंगे और कार्यक्रम होते रहेंगे। बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट भैया दूज पर मंत्रोच्चारण के बीच शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने तीसरे पड़ाव पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान हो गई। इस मौके पर सैकड़ों भक्तों ने डोली का स्वागत किया। तो वहीं रावल भीमाशंकर लिंग ने केदारनाथ धाम के प्रधान पुजारी टी गंगाधर लिंग का 6 महीने केदारनाथ में विधि विधान से पूजा करने का आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ की पूजा पद्धति और दर्शन 6 महीने तक ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में ही होंगे। इस साल के अभी तक युग युग से यात्रा में तो बहुत संख्या कम आए थे, सबको रिकॉर्ड तोड़ करके इस साल तो सारा देश हर घर घर में हम अनेक स्टेटों में हमने घूमे हैं। 6 महीने में घर घर में करके हमको केदार जाना है। खटीमा के बगिया घाट में रोड पर ही धान खरीदी करने वाले व्यापारी पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जरूरी दस्तावेज न मिलने पर एसडीएम ने एडीओ सहकारिता को जांच के निर्देश दिए। दरअसल एसडीएम को रोड पर ही धान खरीदी की शिकायत मिली थी, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बन रही थी। मौके पर पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार ने इस पर व्यापारी के लाइसेंस और जरूरी दस्तावेजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारे यहाँ पर 2 कच्चा आरसी इनकी हमने जांच की है, ना तो इनके पास मॉइस्चर मीटर है और नहीं कहाँ से इनका जो लेखा जोखा है उसका भी इनके द्वारा मेंटेन नहीं किया है। क्योंकि ये एडीओ कोऑपरेटिव इसको देखती तो एडीओ कोऑपरेटिव को हमने निर्देश दिया कि इसकी तत्काल जांच करें और इनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो करें। देखिए एडीओ कोऑपरेटिव भी थोड़ी समय के बाद यहाँ आएगी और क्योंकि इनके पास ना तो मॉइस्चर मीटर है तो कैसे ये इसको मॉइस्चर कंटेंट को नापते हैं, एक विषय है। और दूसरा ये कि कहाँ से धान आ रहा है इसका कोई लेखा जोखा भी नहीं है और किस रेट में किसानों को ये उपलब्ध करवा रहे हैं, क्रय कर रहे हैं धान को, उसका भी कोई ब्यौरा इनके द्वारा दिया नहीं गया। तो लिहाजा एक बहुत ही अनियमितता है जिसकी जांच हमने एडीओ कोऑपरेटिव की है। एडीओ कोऑपरेटिव अभी आ रही है तो कल अगर इसमें कुछ एडीओ कोऑपरेटिव द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की तो हमारे द्वारा कार्रवाई की। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आए मजदूरों के साथ ठेकेदारों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ सर्व श्रमिक निर्माण कर्मकार संगठन और प्रगतिशील युवा संगठन ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। तो वहीं उन्होंने मजदूरों का शोषण रोकने और दुर्घटना में मारे गए मजदूरों को उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग उठाई है। इस दौरान सर्व श्रमिक निर्माण कर्मकार संगठन के अध्यक्ष उमेद राम ने कहा कि उत्तराखंड में निर्माण कार्यों के लिए बाहरी राज्यों से आकर श्रमिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है, जिसके कारण उनकी मौत हो रही है। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है और कुमाऊं कमिश्नर और एसएसपी बागेश्वर और श्रम आयुक्त हल्दानी जो सरयू पुल में काम कराया जाता है, पेंटिंग करते वक्त जो है 2 मजदूरों का पांव फिसलने से मौत हो गई और अभी तक उनको कोई मुआवजा देने का कोई वो नहीं लिया गया। और हम ये मांग करते हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य सरकार से कि और इनको जो है मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए और हमेशा के लिए उत्तराखंड राज्य में जो भी मजदूर काम करते हैं उनके लिए सुरक्षा उपकरण वो मुहैया कराए जाएं। कोई भी श्रमिक अगर बाहर का हो, कहीं का भी श्रमिक हो, अगर उत्तराखंड में काम कराया जा रहा है उनसे, तो श्रम विभाग द्वारा उनको सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं या ठेकेदार द्वारा उनको सुरक्षा उपकरण
उपलब्ध कराए जाए, क्योंकि बहुमंजिला इमारतों में मजदूर से काम कराया जा रहा है। आप लालकुआ में देखिए, एक मजदूर पूरे 3 मंजिले से नीचे गिरने से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो आज बिस्तर में पड़ा हुआ अपाहिज हो गया है। ऐसे लगातार मजदूरों की मौतें हो रही हैं और ना तो सरकार की तरफ से, न ही कोई श्रम लेबर कोड की तरफ से कोई भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों की मौत दर्दनाक तरीके से हो रही है। चंपावत पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान राज्य से ऑनलाइन ठगी करने वाले 9 लोगों को हिरासत में लिया है। तो वहीं पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी में ठगी गई लगभग 6 लाख रुपए की धनराशि वापस पीड़ितों के खाते में डलवाई है, जिस पर ठगी के शिकार हुए लोगों ने पुलिस का आभार जताया। सैलरी सेंड कर रहे हैं करके हो गई थी। इसमें मेरे से रिक्वेस्ट भेजी हुई थी, मैंने सिर्फ एक्सेप्ट की थी। उससे मेरे पैसे अपने आप कटते गए और मेरे पैसे भी मुझे पूरे मिल चुके हैं। इसमें मैं पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मेरे पैसे दिलाने में मेरी सहायता की। मैंने लोहाघाट थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वहाँ से मुझे सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलते रहती थी और आज मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए। पुलिस विभाग का, साइबर सेल का मैं आभार ज्ञापित करता हूँ कि जो कि अभी इतने सारे लोगों का पैसा वापस आ रहा है साइबर से। पुनः सभी को धन्यवाद। मैं भी आँख के इलाज के चक्कर में वहाँ योगग्राम जाना चाह रहा था तो फंस गया ऐसे ही। तो मुझे वो विश्वास नहीं था कि मेरे पैसे वापस आएंगे करके। मैं तो छोड़ भी चुका था। मैं दोबारा पतंजलि जा भी आ गया हूँ और 35,000 रुपये दोबारा देके मैं फिर अच्छी साइट में जाके वो कर भी लिया है। चंपावत साइबर टीम, समस्त पुलिस टीम का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। कुछ समय से जो साइबर ठगी केसेस हो रहे थे हमारे द्वारा, इसमें तत्काल लगातार इसमें एफआईआर भी लिखी जा रही थी। तो मेरे द्वारा इसमें 2 टीमें, बड़ी टीमें, एक बंगाल और बिहार की तरफ और एक हमने राजस्थान और हरियाणा की तरफ में भेजी थी, जो साइबर ठगों को पकड़ने के लिए जो केसेस हुए उसको वर्कआउट करने के लिए भेजी थी। उसमें पिछले 10-15 दिनों से उन्होंने लगातार काफी अच्छा काम करते हुए 8 केसेस का हमने इसमें खुलासा किया था। 9 अभियुक्त जो थे उनको वहां पर गिरफ्तार करके 41 का नोटिस तामील कराया तथा जो हमारे 8 जो पीड़ित व्यक्ति थे, जो उनको लगभग 6 लाख से अधिक की धनराशि, जो कि लगभग उनकी जो गई धनराशि का 100% ही है, वो सारा हमने उनको वापस भी करवा दिया है। लोहाघाट में स्वच्छता की दुहाई देने वाली नगर पालिका एसडीएम कार्यालय के सामने से कचरा नहीं हटा पा रही है। जहां सामने की सड़क पर लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, वहां आवारा मवेशियों का डेरा भी लगा रहता है, जो राहगीरों और स्कूली बच्चों के लिए खतरा बन चुका है। कई स्कूली बच्चों और महिलाओं को कुत्ते और मवेशी घायल कर चुके हैं। इस पर क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका और प्रशासन से कूड़ा फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। नगर पालिका अध्यक्ष ने इस पर नाराजगी भी जताई है और जल्द ही पहचान करके ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई करने की भी बात कही है और सभी से इधर उधर कूड़ा न फेंकने की भी अपील की है। कुछ स्थानों पर अभी भी हर मोहल्ले में सुबह और शाम गाड़ी आती है और कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर जो कूड़ा डाला जा रहा है, तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। मैं सब जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि कूड़ा गाड़ी में ही डालें, अन्यथा अब इसके खिलाफ बहुत सारे कानून आ गए हैं और जुर्माना भी बहुत सारा है। वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, उनकी फुटेज में आकर के लोगों की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद उनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के साथ साथ ही चालानी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। चंपावत में बनबसा के पत्रकार कुंदन बिष्ट के बेटे प्रशांत का 8 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चला है। इसे लेकर के जिले के सभी पत्रकारों में काफी आक्रोश बना हुआ है। लापता बेटे की खोज में तेजी लाने के लिए पत्रकार संगठन के साथ एक बैठक की और इसे लेकर के एसपी पींचा को एक ज्ञापन भी दिया गया। एसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि प्रशांत की खोज में पुलिस की 3 टीमें लगी हुई हैं। जगह जगह सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। नेपाल तक पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ज्ञापन देने में टनकपुर, चंपावत और लोहाघाट के पत्रकार शामिल रहे। जो बच्चा गायब लगभग उसमें 1 हफ्ता हो गया। उसमें हमारे द्वारा काफ़ी उसमें प्रयास किए जा रहे हैं। हमने इसमें जो टीमें गठित करके जो सीसीटीवी कैमरेज वगैरह आसपास के उस सबको हमने खंगाल लिए हैं। हमने पोस्टर वगैरह भी इसमें लगा के काफ़ी चीज़ें हमने उसमें आगे सर्कुलेट भी हमने उसमें काफ़ी कर दिया है। इवन जो सरहदी जनपद है वहाँ पर भी हमने काफ़ी संपर्क करके इसको बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। तो मैं आपके माध्यम से भी मैं आम जनता से भी अपील करूँगा कि अगर उस बालक का कुछ पता चलता है तो तत्काल वो संबंधित नज़दीकी थाने को भी बताएं और हमें भी सूचना दें। सितारगंज में आरएफसी के कांटों पर अब तक 20,000 क्विंटल की धान खरीदी हो चुकी है, जिसकी जानकारी एसएमआई ओम नारायण मिश्रा ने दी है।
तो वहीं उन्होंने बताया कि आरएफसी के कांटों पर 1 अक्टूबर से धान की तौल शुरू कर दी गई थी। अब तक लगभग 20,000 क्विंटल धान तौला गया है। तो वहीं किसानों के पंजीकरण के लिए एक ऑपरेटर को भी बिठाया गया है। सितारगंज अब तक 20,000 क्विंटल की धान खरीदी हो चुकी है। जो भी आ रहा है खुश है, जो हाथों हाथ धान तुल जा रहा है, यहाँ स्टॉक नहीं लग रहा है। आज धान दिख रहा है तो दीपावली की छुट्टी की वजह से दिख रहा है और किसान बहुत खुश है इस चीज को लेकर और सरकार की नीति से ही बहुत खुश है। किसानों को संबंधित जितनी व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी वो हमारी 1 अक्टूबर से पहले ही पूर्ण कर ली गई। साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है उसके लिए हमारा ऑपरेटर यहाँ बैठा हुआ है, वो अपनी ऑपरेटिंग के हिसाब से रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के सारे काम करते हैं। बहादुराबाद में अपराधों को रोकने के लिए पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। तो वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 4 जिंदा कारतूस और लगभग 50,000 रुपए की नकदी सहित कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 1 महीने पहले मिनी बैंक संचालक की रेकी की थी, जहां बैंक संचालक से 55,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। बुंगला के रहने वाले इनके मिनी बैंक चलाते हैं। इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि इनसे 1,22,000 के आसपास से 4 लोग आए थे, संदिग्ध लोग, जो लूटपाट करके नहर पटरी से किए हैं। इस सूचना पे रात्रि में ही जब उनके द्वारा मौखिक सूचना दी गई थी तो उस पर और उसके बाद इनको लाके कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और इनके पास से 44,200 रुपये बरामद हुए। पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने चोरी की मोटरसाइकिल का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि महतोश पुलिस चौकी में चेकिंग के दौरान युवक संदिग्ध रूप से घूमता हुआ दिखाई दिया था। पूछताछ के बाद युवक से चोरी की 4 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं, जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थी और अपने 2 फरार साथियों के नाम भी बताए। तो वहीं इस मामले में पुलिस फरार युवकों को गिरफ्तार करेगी। गदरपुर क्षेत्र में जो है काफ़ी दिनों से चोरी की घटनाएं के जो है बातें संज्ञान में आती रही हैं। तो हमारे थाना स्तर से थाना अध्यक्ष ने एक यहाँ पर ये चोरी के वारदातों का वो करने के लिए एक टीम गठित की गई। रात्रि की लगभग 1100 बजे ये प्रेमनगर पुलिया के पास एक अभियुक्त घूमता हुआ दिखाई दिया। उससे पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया कि मैंने अपने 2 साथियों के साथ में जो है यहाँ से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 4 मोटरसाइकिलें छुपा रखी हैं, जिसमें राजेश गुप्ता को मई मोटरसाइकिलों के सहित गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 इसमें वांछित अभियुक्त हैं। जो चिन्हित जो इनके द्वारा बताया गया है वो 2 वांछित हैं, उनको भी जो है शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मसूरी देहरादून मार्ग पर टेम्पो चालक ने होटल की पार्किंग से कूद करके आत्महत्या कर ली। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को खाई से बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसे 108 की मदद से जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पार्किंग से नीचे कूद गया। फिर हमारे यहाँ से पुलिस गई थी घटनास्थल पे, 2 फैमिली को लेके यहाँ टूरिस्ट को लेके आए थे। जब टूरिस्ट लोग खाना खा रहे थे, ये फ़ोन पे बात कर रहा था, पता नहीं क्या एक्साइटमेंट हुआ। उसके बाद ये अपनी गाड़ी से उतरा और उन्हें पार्किंग से नीचे छलांग मार दी। वहाँ से पुलिस ने हॉस्पिटल ले आई, वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अभी हम जांच कर रहे हैं कि ऐसा क्या मामला था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से है, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे अध्यक्ष पद से हटाने के लिए साजिश की जा रही है। कर्मचारियों के तबादले करने से लोगों में नाराजगी है। अध्यक्ष पद से हटाने के लिए सुपारी दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे अध्यक्ष बनने से कई लोगों की फालतू की दुकानें बंद हो चुकी हैं। ये भी कहा कि लगातार समिति की भलाई के लिए मैं काम करता रहूंगा। मेरे कार्यकाल में मंदिर समिति को मुनाफा हुआ था और इस मुनाफे से विद्रोहियों में जलन की भावना आ गई है। तो ये बड़ी खबर है देहरादून से। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे अध्यक्ष पद से हटाने के लिए साजिश की जा रही है।
हमने पहली बार स्थानांतरण करे इतने बड़े स्तर पर, जिस विभाग में कभी स्थानांतरण की बात सोची नहीं जाती थी, तो अगर उस बात में स्थानांतरण कर दिए तो स्वाभाविक रूप से लोगों को धक्का लगा। मुझ पर बहुत दबाव भी आए, कई तरीके से दबाव भी आए स्थानांतरण रोकने के लिए, लेकिन मैं उस पर दृढ़ता के साथ में खड़ा रहा। उस तरीके के कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो वर्षों से वहाँ दीमक की तरह उसको चट करने में लगे हुए थे, तो उनको दिक्कत हो रही है, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ अनर्गल तरीके से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां यातायात पुलिस ने 30 अक्टूबर को दून में होने वाली पुलिस मैराथन के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है, जिसके तहत रिस्पना से ईसी रोड, प्रिंस चौक और राजपुर रोड जाने वाले वाहनों को आईएसबीटी से होकर भेजा जाएगा। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि आईएसबीटी से वाहन बल्लूपुर और सहारनपुर चौक, घंटाघर से राजपुर रोड जा सकते हैं। धर्मपुर चौक, अग्रवाल बेकरी से आगे आराघर और रेस कोर्स की ओर ट्रैफिक बंद रहेगा। एमकेपी, बुद्धा चौक, मनोज क्लिनिक, रोजगार तिराहे से कोई भी वाहन ईसी रोड की ओर नहीं भेजा जाएगा। राजपुर रोड पर ग्रेट वैल्यू से बहल चौक के बीच वाहन एक ही लाइन में आ जा सकेंगे। आईटी पार्क से धोरण पुल की तरफ और काठ बंगला पुल से कैनाल रोड पर कोई भी वाहन नहीं भेजे जाएंगे। इंद्रबाबा मार्ग और पुरानी चुंगी से वाहन कैनाल रोड पर नहीं भेजे जाएंगे। रहेगा वो हमने अलग अलग माध्यम से पब्लिसाइज किया, वो कम्प्लीटली जीरो जोन रहेगा। आज रात के बाद उसमें कम्प्लीटली बैरिकेडिंग रहेगी, पुलिस ड्यूटीज रहेगी। ओनली एक्सेप्शन विल बी इमरजेंसी व्हीकल, जिसको कहीं से भी हो जाए उसको अलाउ किया जाएगा। बाकी सब लोग चूंकि स्टार्ट पुलिस लाइन से हो रहा है, रेस कोर्स में हमने पर्याप्त पार्किंग दे रखी है और उसकी जो बन्नू स्कूल हो गया, गुरु नानक स्कूल हो गया, इस एरिया में पूरी पार्किंग है। आपको जगह जगह पे साइन बोर्ड्स मिलेंगे इसके। और बाकी चूंकि वाहनों का कोई मूवमेंट हमने इस रोड पे नहीं किया है, तो आउटर से ही डाइवर्जन शुरू होगा। जैसे रिस्पना से आप शहर की तरफ नहीं आ पाएंगे, बट सारे रूट पे आपको होर्डिंग्स दिखेंगे और बाईपास दिखेंगे। चूंकि ये अर्ली मॉर्निंग का इवेंट है, ट्रैफिक का, यातायात का दबाव भी बहुत कम रहता है, तो इतना डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, हमें पूरा भरोसा है। तो यातायात पुलिस ने 30 अक्टूबर को दून में होने वाली पुलिस मैराथन के लिए जो ट्रैफिक प्लान है वो जारी कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून आरटीओ को अब आधुनिक बनाया गया है। आरटीओ के सभी काम अब ऑनलाइन होंगे, जिससे लोगों को घर बैठे ही सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। नवनियुक्त आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि लोगों को आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो वहीं आरटीओ ऑफिस में पीआरओ की भी सुविधा दी गई है, जो लोगों की समस्याओं का निदान करेगा। आरटीओ शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन काम होने से पेंडिंग कामों का निपटारा भी शीघ्र ही होगा। लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये निश्चित कर लिया है, पहला हमारी जो प्रायोरिटी है वो ऑफिस में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको बिना किसी वेट करने के या बिना किसी परेशानी के तुरंत सुविधा दी जाए। कर्मचारियों को ये स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर कोई ऑफिस में आता है तो उनके कागज चेक कर पहले बता दिया जाए कि उनको किस किस चीज़ की कमी है, और वो एक बार में ही बता दिया जाए, ताकि दोबारा उनको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। इसके साथ साथ जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम लोग ऑफिस में आए और उनको घर पर ही चीज़ें मिलें। उसके लिए हम एक पीआरओ ऑफिस बना के रखेंगे, ताकि आदमी वहीं से सारी जानकारी ले ले और अपने स्तर से उसको अप्लाई कर सके। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।